एक बूढ़ी माँ की कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। जमुना भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से कविता ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए जमुना दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर कविता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही जमुना कविता के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। जमुना का कहना सुनकर कविता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर छन्नी रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के जमुना का मन उदास हो गया। फिर जमुना धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। कविता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर कविता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। आसार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर जमुना के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर कविता घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। जमुना ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकलकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन खींचकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। कविता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह जमुना अपने रूम में बैठी थी। उठने में उसका बेटा प्रकाश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की तेरहवीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। जमुना, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद प्रकाश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। जमुना चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है। मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? प्रकाश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं, उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? जमुना कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर प्रकाश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि कविता के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम हमें मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। जमुना सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए प्रकाश ने जो कहा उस पर जमुना ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तभी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अनिल था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ कविता और प्रकाश जमुना के साथ कैसा सुलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे जमुना अनिल को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अनिल भी आते जाते जमुना का हालचाल पूछा करता था
और उसका ख्याल रखता था। प्रकाश और कविता को जमुना से कुछ लेना देना नहीं था। कविता बसा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। जमुना तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी जमुना को बहुत रोना आता था। जमुना अनिल को अपने मन की बात बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब प्रकाश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें प्रकाश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे प्रकाश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो प्रकाश पैसे बचने चाहिए इसलिए प्रकाश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब प्रकाश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सर बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और प्रकाश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर प्रकाश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। जमुना रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग फिक्र था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। प्रकाश रोने का नाटक करने लगा। कविता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ जमुना को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमुना के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके ओठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। यमुना के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, प्रकाश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद कविता और प्रकाश का व्यवहार बहुत बदल गया था। जमुना को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। एक दिन उनका किराएदार अनिल उसके पास आया और जमुना को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर जमुना के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह जमुना कविता और प्रकाश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। जमुना का कहना सुनकर कविता बहुत खुश हो गई। प्रकाश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में जमुना ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देख और बोली, प्रकाश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और कविता तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और जमुना हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है
कि वृद्धाश्रम में मैं रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर प्रकाश और कविता दोनों ही चौंक गए। प्रकाश और कविता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि जमुना घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको जमुना की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। जमुना का कहना सुनकर प्रकाश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। जमुना गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। प्रकाश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? जमुना उसी आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर जमुना अपने रूम में चली गई। प्रकाश और कविता शांत जमुना को जाते हुए देखते ही रह गए। जमुना ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अनिल की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।